लुईस क्षार अम्ल की लुईस क्षार संकल्पना। लास्ट टॉपिक था लुईस क्षार संकल्पना। किसके अनुसार? लुईस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, लुईस के अनुसार। तो लुईस क्या कहता है? वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेंगे वो क्या होंगे? आपके अम्ल। 2 दिन पढ़े नहीं बेटे? 11 बच्चे हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? आपके अम्ल। युग्म ग्रहण करते हैं। ये अपनी लास्ट क्लास में अपनी बात हो चुकी थी। वो क्या कहलाते हैं? आपके अम्ल। क्षार क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करेंगे? दान करेंगे। और इनके मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? सहसंयोजक बंध पाया जाता है और उसको तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। ये सब 9th में पढ़े हुए हो आप लोग। ये सब कौन सी क्लास में पढ़े थे आप लोग? 9th में। सहसंयोजक बंध पाया जाता है, ये सब अपन 9th में देख चुके थे। अब अपन देखते हैं कि लुईस अम्ल की तरह कौन सा तत्व या कौन सा यौगिक व्यवहार करेगा। लुईस अम्ल की तरह कौन व्यवहार करेगा? आप लोगों ने क्लास में या लास्ट में पढ़ा होगा अष्टक नियम। याद आ रहा है क्या? 9th में पढ़ाया था अष्टक नियम। अष्टक नियम के अनुसार कोई भी तत्व क्या करेगा? अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करेगा। वही क्या कहलाता है? आपका अष्टक नियम। कोई भी तत्व अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करेगा, उसे कहते हैं अष्टक नियम। ठीक है। अब जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है? आपका स्थायी तत्व होता है। स्थायी तत्व होता है। और स्थायी जो व्यक्ति होता है, जैसे किसी का घर है, उसको आप फटाफट बाहर नहीं निकाल सकते, और कोई किराए से रह रहा है तो आपकी मर्जी हो तो निकाल सकते हो। तो स्थायी तत्व क्या करेगा? कोई भी तत्व स्थायित्व ग्रहण करने के लिए अष्टक नियम का पालन करेगा, मतलब अपनी बाहरी कक्षा को पूरी भर लेगा। अब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते, तो इन पे तो जिन पे अष्टक नियम लागू होता है वो तत्व लुईस अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, ना लुईस क्षार की तरह व्यवहार करेंगे। ये कहाँ लागू होगा? जहाँ अष्टक अपूर्ण होगा। तो जैसे कोई भी तत्व है, ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं वे धनायन जिनके अष्टक अपूर्ण है, जिनके अष्टक अपूर्ण है। अपूर्ण का मतलब वो किराएदार है, तो जब चाहे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लो और जब चाहे उसको वो ले लेगा। तो जिसका अष्टक अपूर्ण होगा वो लुईस अम्ल और क्षार की तरह व्यवहार करेगा। अगर है तो वो दे देगा और नहीं है तो वो ले लेगा। तो वे धनायन जिनका अष्टक अपूर्ण होता है वो क्या करेंगे? लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे। भाई कम है तो वो क्या करेंगे? किसी से लेके अपनी पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेगा, जो क्या करेगा? आपके क्षार की तरह व्यवहार करेगा। जिसके पास होंगे वो दे देगा, जिसके पास नहीं है वो ले लेगा। जो लेगा वो क्या होता है? अम्ल, और जो देता है वो क्या होता है? क्षार। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है। अब अपन देखते हैं अम्ल और क्षार के सामान्य गुण क्या होते हैं। अपन शुरू में जैसे अपन ने पाठ चालू किया था, चैप्टर चालू किया था, तब भी देखा था कि इनके गुण क्या होते हैं। तो अपनी हेडिंग है अम्ल लिख सकते हो, क्षार दोनों साथ लिख सकते हो। अम्ल व क्षार दोनों लिख लो। अम्ल व क्षार के सामान्य गुण मतलब ऐसे कैरेक्टर जो उनमें शो होते हैं, प्रदर्शित होते हैं, सब प्रदर्शित करेंगे, ज़्यादातर करेंगे। कुछ अपवाद मिलेंगे पर ज़्यादातर करेंगे। सबसे पहले अम्ल क्या होंगे? स्वाद में
खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होंगे। ये अपन शुरू में पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्षार कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, कड़वे। यहाँ क्षार लिख लूँ, ये कॉमन गुण है, अपन पहले भी देख चुके हैं, आप छोटी क्लासों में भी देखते आए हो, ठीक है। अगला देखते हैं, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन बनेंगे, क्यों होता है, कारण वाले क्वेश्चन बनेंगे। अगला है गुण है, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। इससे आपको रिएक्शन भी पूछ सकता है, हाइड्रोजन गैस देते हैं। अब देखो, धातु सोडियम हो सकती है, पोटेशियम हो सकती है, सोना हो सकती है, चांदी हो सकती है, सारी क्या होती है? धातु। धातु होती है जिसमें चमक होती है। धातु को अगर आप पीटोगे तो उसमें से आवाज आती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये धातु के लक्षण होते हैं जो अपन 9th में पढ़ चुके और 7th में भी थे आपके। तो अब देखो, अम्ल लेंगे अपन, H2SO4 अम्ल ले लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलते हैं। अब जिंक के साथ इसकी क्रिया कराया, जस्ता या जिंक जिसको बोलते हो, इसके साथ क्रिया करवाई तो क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस H2। हो रहा है ना सिद्ध? अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। H2SO4 क्या है? अम्ल है। जिंक क्या है आपकी? धातु में लिख देती हूँ यहाँ, ये अम्ल है, ये धातु है, मेटल जिसको बोलते हो। और ये क्या बन रही है आपकी? हाइड्रोजन गैस। तो ये समीकरण लिखना पूछ सकता है, अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कोई सा भी अम्ल हो सकता है, जरूरी नहीं है ये लो, धातु कोई सी भी ले सकते हो आप, ठीक है। धातु भी कोई सी भी ले सकते हो, अम्ल भी कोई सा ही ले सकते हो, पर आपको उदाहरण में ये जरूर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? एक तो डायरेक्ट ही बन जाएगा, अम्ल धातु से क्रिया करके क्या करते हैं, उदाहरण सही समझाइए। तो आप ये लिखोगे, अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, फिर ये समीकरण लिखोगे, तब पूरे नंबर आएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जैसे कई बार क्या करते हैं आप लोग, नींबू पानी बनाते हैं, तांबे का बर्तन होता है तो घर वाले बोलते हैं तांबे के बर्तन में बनाना, स्टील के बर्तन में बना लेना। क्यों? नहीं, वो कारण ये रहा, हाइड्रोजन गैस क्या होती है? जहरीली होती है। हाइड्रोजन गैस कैसी होती है? जहरीली होती है, पॉइजनस होती है। अगर आपने नींबू पानी तांबे के बर्तन में बना लिया, तांबा क्या है? धातु। धातु से क्रिया करके क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस, और वो जहरीली होती है। बर्तन तो खराब नहीं होगा, बर्तन तो साफ हो जाएगा ढंग से, पर शरीर भी ढंग से साफ हो जाएगा। अगर पी लिया वो नींबू पानी तो उल्टी आने लग जाएगी। अगर आपका इम्यूनो सिस्टम कमज़ोर है तो बेहोशी भी आ सकती है, ठीक है, मतलब वो पॉइजन बन जाता है, ये कहते हैं। इसलिए जब भी नींबू पानी बनाते हो या कोई खट्टा छाछ भी रखते हो तो खट्टे चीज़ें किस में रखते हैं अपन? स्टील के बर्तन में, क्योंकि स्टील क्या है? मिश्र धातु है। हाँ, स्टील में रख लो, कांच में रख लो, प्लास्टिक में रख लो, मिट्टी के बर्तन में रख लो, जो भी आपके पास उपलब्ध है, ठीक है। तो इसीलिए खट्टे पदार्थ धातु के बर्तनों में नहीं रखे जाते। खट्टे पदार्थों में क्या होगा? अम्ल। कोई सा भी हो सकता है, धातु है ही वो बनी हुई। भाई जैसे आपने छाछ रख दी, छाछ में क्या होगा? खट्टी हो गई, एसिड बन जाएगा उसमें। दही है, उसमें भी एसिड है, धातु है। पीतल का बर्तन है, तांबे का बर्तन है, ठीक है। तो इसलिए अपन खट्टे पदार्थों को धातु के बर्तनों में नहीं रखते। अगला है आपके, और अगला लक्षण देखते हैं। ये दूसरा था, पहला क्या था? स्वाद में खट्टे या कड़वे। तीसरा क्या कह रहा है? अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण और जल।
लवण व जल बनाते हैं। क्या कह रहा है, अम्ल धातु ऑक्साइड से, ये धातु है आपकी, अगर मैंने इसमें ऑक्सीजन जोड़ दिया तो जिंक ऑक्साइड हो गया, जिंक का ऑक्साइड हो गया, धातु ऑक्साइड हो गया। तो ये कह रहा ये है कि कोई भी अम्ल होगा वो धातु ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और जल। धातु ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाएगा, लवण और जल। इसकी अपन देख लेते हैं समीकरण। ये समीकरण घर पे लिख लिख के याद किया करो, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। वैसे बहुत टफ नहीं है, अगर 2-3 बार एक दिन में 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो इजी हो जाएगा। अब अपन ने लिया कॉपर ऑक्साइड, ये क्या होगा, कॉपर यानी तांबा, तांबे का ऑक्साइड लिया, इसमें क्या कर लिया आपने, HCl मिला दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिया। 2 क्यों लिया अपन ने, समीकरण को संतुलित रखने के लिए। तो कॉपर क्लोराइड बन गया और क्या बन गया आपका, जल बन गया। जल कहाँ से बना, 2 हाइड्रोजन, H2O, Cu एक है, एक अपन ने वैसा का वैसे लिख दिया। आप लोगों को 9th में मैंने सिखाया था समीकरण संतुलित करना, वो काम आ रही है यहाँ पे। कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, क्लोराइड 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे से गुणा हो रहा है, 2 लगा दिया मैंने। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ये रहे 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, ये रहा 1। तो क्या कह रहा है, अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाते, ये चीज है, ठीक है। अगला देखते हैं अम्लीय, हाँ यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, नोट करने वाला ही, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का। अम्लीय ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। अम्लीय ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होंगे, मतलब नेचर कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति के होंगे। जैसे किसी अम्ल से आपने किसी ऑक्साइड की क्रिया करवाई, ठीक है, अम्ल की ऑक्साइड से क्रिया करवाई तो उसके गुण कैसे होंगे, क्षार जैसे गुण प्रदर्शित करेंगे। और जो क्षार के जो ऑक्साइड होंगे वो कौन से गुण प्रदर्शित करेंगे, अम्ल के जैसे। उल्टा होता है, उल्टा होता है ध्यान। अम्ल के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होंगे, क्षार के गुण प्रदर्शित करेंगे, और जो क्षार के होंगे वो कैसे होंगे, आपके अम्ल की तरह प्रदर्शित। बस ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है। हाँ, बस 2-3 बार पढ़ने की जरूरत है, कंफ्यूज नहीं होगी। 2-3 बार पढ़ लोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। सभी अम्लों व क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं। सभी अम्ल, सभी अम्लों, बोलो मत रे, व क्षारों के जलीय विलयन, मतलब अगर आपने अम्ल या क्षार को जल में घोल दिया, जैसे ये आपका एक बर्तन है, इसमें अम्ल है, उसमें आपने पानी मिला दिया, अब आप इसमें 2 इलेक्ट्रोड रख दो, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रख दो, तो उससे बैटरी जल जाएगी आपकी। तो सभी अम्लों व क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, मतलब इनमें बिजली प्रवाहित होती है। बैटरी देखी होगी आपने, बैटरी में क्या होता है, बैटरी होती है, जो इसकी गाड़ी की बैटरी है, मोटरसाइकिल जिसकी भी है, उसमें क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। आप लोगों ने कब सुना होगा बैटरी का पानी खत्म हो गया, जनरेटर की बिजली वो बैटरी वगैरह होती है, तो उसमें क्या होता है, ये जो अम्ल होता है ना वो खत्म हो जाता है, थोड़े दिनों बाद में फिर उसमें अम्ल डालते हैं, फिर यही। तो अम्लों का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। और अपन ने पहले शुरू में पढ़ा था, अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बना लेते हैं। ये थे अम्लों के सामान्य गुण। अब अपन देखते हैं कौन से अम्ल का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, कौन से क्षार का क्या उपयोग है, कहाँ से प्राप्त होता है, उसका सूत्र क्या होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगला है दैनिक जीवन में अम्ल और क्षारों के उपयोग लिखेंगे, तो अपनी हेडिंग है दैनिक जीवन में उपयोग। दैनिक जीवन में उपयोग, ठीक है। ये अब आ रही है क्या, 17 मिनट हो गए मीना। अब देखो H2SO4, HCl और HF,
सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। इन तीनों को क्या कहते हैं? खनिज अम्ल कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है, ये तीनों क्या कहलाते हैं आपके? खनिज अम्ल। साधारण नमक नहीं है, इसको तेजाब कहते हैं, गंधक का अम्ल, इसको नमक का अम्ल कहते हैं, ये नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, इन तीनों को क्या कहते हैं? खनिज अम्ल कहते हैं। ठीक है, और पौधे और जंतुओं से जो अम्ल प्राप्त होते हैं, जैसे नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, तो पौधे और जंतुओं से जो अम्ल प्राप्त होते हैं वो कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। पौधे हुए, जंतुओं से प्राप्त अम्ल क्या कहलाते हैं आपके? कार्बनिक अम्ल। पौधे और जंतुओं से जो अम्ल प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके? कार्बनिक अम्ल। अब कैसे आए हैं? जंतुओं में अलग अलग होता है, कुछ जंतुओं से अम्ल प्राप्त होते हैं, जैसे अभी मक्खी है, उसके डंक में कार्बनिक अम्ल होता है, पर वो फायदेमंद थोड़ी ना हो, तो कोई वो जहरीला है, जैसे शरीर पे लगता है तो जलन होने लग जाती है। अब देखो, ये खनिज अम्ल है, ये कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। अब देखो, जिस भी देश में जितना ज़्यादा H2SO4 का उपयोग होता है, जिस भी देश में, वो देश उतना ही क्या होता है? विकसित होता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी फैक्ट्रियाँ आपके, शीशा फैक्ट्री है, कपड़ा फैक्ट्री है, लोहा फैक्ट्री है, दवाइयों की फैक्ट्री है, कोई भी फैक्ट्री है, वहाँ ये काम आएगा ही आएगा किसी न किसी रूप में। तो जिस देश की जितनी ज़्यादा H2SO4 की खपत होती है, वो देश उतना ही क्या होता है? आपका विकसित देश होता है। जिस देश में ज़्यादा खपत होती है, इसके आधार पे भी विकास दर को विकसित और विकासशील देश को कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि हर फैक्ट्री में, हर उद्योग में, हर इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता ही होता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं HCl का उपयोग कहाँ होता है? H2SO4 तो हर जगह काम आता ही आता है, H2SO4 तो हर जगह। अब है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका उपयोग होता है आपके उद्योगों में, बहुत सारे उद्योगों में होगा। प्रयोगशाला में, जो बच्चे 11-12 वाले होते हैं, बड़ी क्लासों के होते हैं, वो प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। कुछ केमिकल को निकालने में किया जाता है। जो बॉयलर होते हैं, बॉयलर उद्योग में, जैसे आपके ये साइकिल है, मोटरसाइकिल है, उसमें एक ऐसे डला होता है ना, ऐसे गोला गोला सा, उसमें बीच बीच में छोटे छोटे छर्रे से लगे होते हैं। हाँ, उसके अंदर छर्रे से लगे होते हैं, उनको बोलते हैं बॉयलर। इनको साफ करने में किया जाता है इसका उपयोग। सिंक व सैनिटरी का सामान, सिंक जानते हैं आप लोग? सैनिटरी, हाँ, वो सिंक नहीं होता क्या? रसोई में सिंक होता है, बर्तन धोने वाला। सिंक और सैनिटरी के सामानों के अंदर, हाँ वही, उसमें काम में आता है ये। इसके अलावा और भी बहुत सारे उद्योग हैं, शीशा उद्योग है, इसके अलावा कोई केमिकल उद्योग है, वहाँ भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला आपका HNO3, नाइट्रिक अम्ल। इसका देखो, इसमें नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या करती है? आप खाद डालते हो, यूरिया DAP, यूरिया डालते हो, DAP डालते हो, उसमें क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है। और भी डालते हैं, पर मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। यूरिया और DAP, उसमें नाइट्रोजन होता है। यूरिया का सूत्र होता है, देखो, NH2CO NH2, है ना नाइट्रोजन? हाँ, तो जो HNO3 है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? उर्वरक। उर्वरक जानते ही हो, खाद वाले उद्योग। तो HNO3 का उपयोग किया जाता है उर्वरक उद्योग में, जहाँ खाद बनती है कृत्रिम रूप से, उर्वरक उद्योग में हो जाएगा। सोने चांदी के गहनों को साफ करने में,
सोने चांदी के जो गहने होते हैं काले पड़ जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, उनको साफ करने में, गहनों को साफ करने में सोने चांदी के जो गहने होते हैं उनको साफ करने में भी क्या किया जाता है, आपके HNO3 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सैनिटाइजर में HNO3 नहीं आता, एल्कोहल आता है। एल्कोहल अलग होता है, एल्कोहल का सूत्र अलग होता है। ठीक है, अब एक होता है अम्लराज या एक्वारेजिया। एक होता है आपका अम्लराज बोल दो या एक्वारेजिया बोल दो, ये हिंदी इंग्लिश का नाम है एक्वारेजिया। ये पूछा जाता है एक्वारेजिया या अम्लराज क्या होता है, तो आपको इसको जवाब कैसे देना है। एक भाग तो HNO3, एक भाग HNO3 और 3 भाग क्या होता है आपके HCl। इन दोनों को अगर अपन इस अनुपात में मिलाते, जैसे आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है उसमें 1% तो है HNO3 और 3% क्या है आपका HCl, तो वो ये सारा केमिकल क्या कहलाएगा आपका अम्लराज या एक्वारेजिया। ठीक है, इसका उपयोग किस में किया जाता है, सोने चांदी के गहनों को साफ करने में। अब कई बार क्या होता है, गाँव में शहरों में हर जगह होता है, वो आते ऐसे गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं और औरतों को बोलते हैं आपके सोने के गहने चमका देंगे, वो पुराने हो रहे तो उनको नए कर देंगे। औरतें निकाल के सारे ले आती हैं, वो इस सॉल्यूशन में डालते हैं, तो उसकी एक पतली सी परत, सोने का गहना है चांदी का गहना, उसकी एक पतली सी परत उतर के उसके अंदर गिर जाती है। एक लेयर उतरेगी पतली, जैसे ये ऐसे छिलका उतारते ना अपने, ऐसे छिलका उतर जाएगा और उसके अंदर गिर जाएगा और आपका गहना नया, मतलब उतर गई ऊपर वाली लेयर। ऐसे वो 10-20 घरों में गए तो इतना सोना उनके पास इकट्ठा होता है, तो ऐसा कभी नहीं करवाना है। ठीक है, अपने गंदे हैं तो गंदे रख लेने, गंदे हो जाए तो क्या करें, वो आता है आपका आंवला रीठा का पाउडर मिलता है, उसको पानी में घोलो 2-3 घंटे, और या गर्म पानी में, जल्दी गर्म पानी में बॉईल करके रख लो और उसमें डुबो के निकाल लो, उससे ज़्यादा ख़राब भी नहीं होता। और जहाँ तक हो सके सेफ्टी से रखो, काहे को किसी से धुला। तो ये ऐसी कार्रवाई कोई करे, मम्मी बहन जब कोई भी हो तो आप लोग उनको समझा देना, कोई गहने चमकते वमकते नहीं है, वो आपका गहने उनका वजन कम होता रहता, पता ही नहीं चलता कितना उतार के लेगी। अगर ये ज़्यादा मात्रा में डाल दिया तो ज़्यादा ख़राब होएगा, वो ज़्यादा चमक जाएगा गहना तो, और वो और ज़्यादा मात्रा में सोना चांदी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से गड़बड़ भी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब है H2SO4, इसको अम्लों का राजा कहते हैं। H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं, सारे अम्लों में श्रेष्ठ है ये, अम्लों का राजा कहते हैं। क्यों कहते हैं, आपको अभी बताया था कि कोई भी देश है जिसकी ज़्यादा H2SO4 की खपत है, वो देश क्या है, उतना ही ज़्यादा प्रगतिशील विकसित देश है। अभी आ जाएगा। तो ये था आपका H2SO4 का उपयोग। अब और देखते हैं, ये थे सारे अम्लों के उपयोग दे दीजिए उन्हें, अभी और पढ़ेंगे अपन डिटेल से। अब देखते हैं क्षारों के उपयोग। पेय पदार्थों में नहीं, पेय पदार्थों में नहीं होता, हम मर जाएंगे H2SO4 का इनका कर देंगे, जड़ जाएंगे, आंतें खराब हो जाएगी। पेय पदार्थों में नहीं होता, वो ये कार्बनिक अम्ल होता है जो खनिजों से इनसे मिलता है ना, हल्के फुल्के होते हैं। वैसे आप जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, पहले चैप्टर में पढ़ी थी अपन ने, कितनी बढ़िया होती है वो। अब क्षार होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है अपमार्जक के रूप में। क्षार का उपयोग, अपमार्जक का मतलब होता है सफाई करने में। अभी थोड़ी देर पहले 11th में पढ़ाया था अपमार्जक, आप लोगों को नहीं पढ़ाया क्या अपमार्जक? 10th में भी भाई है, वो बच्चा था सचिन, मैंने पहले बताया था, उसका 1 नंबर अपमार्जक की वजह से गया था। तो जो ये होते हैं आपके, जैसे कॉकरोच है, शेवाल है, कवक है, कवक ज़्यादा होते हैं, ये अपमार्जक के तौर पे कार्य करते हैं। हाँ, साफ सफाई वाला क्या होता है आपका अपमार्जक होता है। साफ सफाई करने वाले कीड़े मकोड़े किसी जंतु को खा रहे हैं तो वो साफ सफाई कर रहे हैं,
तो वो अपमार्जक होते हैं, उसके 99 नंबर तभी आए, वो 1 नंबर की वजह से उसके गड़बड़ हुई। तो क्षारों का उपयोग अपमार्जक के रूप में करते हैं। अपमार्जक का मतलब सफाई करने में किया जाता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, जैसे कोई मिट्टी हो जाती है उसमें अम्लता बढ़ जाए, जिस भी मिट्टी में अम्लता बढ़ जाती है वहाँ जैसे ही पौधे लगाए वो थोड़े दिनों में उगा पौधा और वो नष्ट हो जाएगा। तो मिट्टी की जो अम्लता होती है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हिंदी में भी लिख देती हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मिट्टी की अम्लता को उपयोग मिट्टी की अम्लता दूर करने में करते हैं। अगर किसी मिट्टी में अम्लीयता बढ़ गई है तो वहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है और मिट्टी क्या हो जाती है आपकी नॉर्मल। अम्लीय मिट्टी में पौधों की वृद्धि नहीं होती है, अम्लीय मिट्टी में पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते, तो ये इस क्षार का उपयोग है। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यही वाला सफ़ेदी, भाई कई, अब देखो आजकल तो क्या है कलर पेंट कई चले हुए, पहले क्या होता था जैसे दीपावली का सीज़न आता था तो क्या किया जाता था, कली करी जाती, कड़ी बोलते हैं उसको, वो क्या होती थी आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो उससे क्या होता था आपकी दीवारों पे, वो उस पर हाथ डाल के देखो हाथ कट जाता है, तो उससे क्या होती है दीवारों पे जो भी गंदगी होती थी, जो भी बैक्टीरिया वायरस सब होते थे वो नष्ट हो जाते थे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग सफ़ेदी में किया जाता है, तो आप लिख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग सफ़ेदी में। सफ़ेदी जानते हो, कड़ी करते जिसको बोलते हैं, सफ़ेदी में करते थे। इससे क्या होते थे, ज़्यादातर दीपावली के सीज़न में की जाती थी। उसके पीछे सीधा सा रीज़न ये होता, अगर आप पेंट कर रहे हो तो पेंट में इतना वो नहीं होता, वो अलग उसका जो केमिकल होता है वो थोड़े टाइम बाद। अगर आप कली कर रहे हो, नेचुरल कलई कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है जो भी गंदगी होती है, जो भी इन्फेक्शन होता है वो मर जाता है, कीटाणुनाशक कर देती है आपकी दीवारों को, इसलिए इसका उपयोग किया जाता था। पर आजकल तो क्या है नए नए ट्रेड चल रहे हैं। अब है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगला है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी, MgOH ट्वाइस, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका दूसरा नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एक्चुअल में क्या करता है, कई बार पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है, खट्टी डकारें आने लग जाती है, गैस बढ़ जाती है, उस टाइम इसका उपयोग किया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ऐसे पदार्थ जैसे आप इनो पीते हो, मीठा सोडा पीते हो और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हो, तो ये सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं, एंटासिड। इन सबको क्या कहते हैं, एंटासिड। ये आता है, एक एंटासिड का उदाहरण लिखो, तो आप क्या लिखोगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि आपकी बुक में ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। वैसे इनो भी वही काम करता है, मीठा सोडा भी वही काम करता है। तो ये एंटासिड क्या करेंगे, यह क्या है, क्षार है एक तरह से, और पेट में क्या बन रहा है आपके, अम्ल बन रहा है, तो उन दोनों से क्रिया करके लवण और जल बना देंगे और पेट की एसिडिटी क्या हो जाती है आपकी, खत्म हो जाती है। ये क्यों होती है, या तो कोई भूखा रह रहा है, इसकी वजह से आपकी एसिडिटी बन जाती है, गैस बन जाती है, या फिर किसने ज़्यादा खा लिया है या ज़्यादा मसाले युक्त खाना खा लिया है, कई कारण हो सकते हैं, और कईयों के ऐसा ना करने के बावजूद भी बनती है। तो वो शरीर की स्ट्रक्चर कैसी है, तो ये एंटासिड है जो एसिडिटी और पेट की कब्ज को दूर करने में किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, ठीक है। अब तो पूछा जाता है मार्बल का सूत्र लिखो। मार्बल देखा होगा आप लोगों ने, इसको संगमरमर भी बोलते हैं।
इसका सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अभी यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, चूने पत्थर का सूत्र भी ये होता है, जो चूना का पत्थर होता है ना उसका सूत्र भी यही होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मार्बल का और चूने के पत्थर का सूत्र एक जैसा ही होता है। चूने का जो पत्थर बोल दो या मार्बल, इसमें थोड़ा चेंज होने के कारण आपने पढ़ी होगी आग्नेय चट्टाने या अवसादी चट्टाने 9th में SST में, तो उनमें परिवर्तन होने से ही मार्बल बनता है। एक और है आपका सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, जो फोटोग्राफी बनाते हैं ना, आपके फोटो खींच के उसको पहले ब्लैक फोटो होती है, वो ब्लैक रील्स ही निकलती है, फिर उसमें कलर आ जाती है, तो AgNO3 इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। इसका उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, फोटो को धोने में करते हैं, जिससे आपकी फ़ोटो जैसी थी वैसी कलर्ड आ जाती है। फोटोग्राफी में किया जाता है, तुरंत सूखती है वो। तो ये था आपका इनके उपयोग। अब अपन पढ़ेंगे pH स्केल। जैसे आपके जो स्केल होता है वैसा एक स्केल होता है pH स्केल, उससे ये नापा जाता है कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। अपना अगला टॉपिक होगा pH स्केल, ठीक है। एक स्केल होता है जिसमें 0 से लेके 14 तक नंबर होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं पर मिनिमम 14 तक ही यूज़ किए जाते हैं। तो pH स्केल से ये पता किया जाता है कोई पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। तो अगला टॉपिक डालो pH स्केल। अब pH स्केल से ही ये पता किया जाता है कि ये पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। तो अगला टॉपिक है आपका pH। अभी नहीं देंगे, 5-7 मिनट रुको बेटा, 5-7 मिनट बाद मिलेगा। pH स्केल, pH स्केल है कम से कम 6 मिनट क्या हिसाब है, ठीक है। तो pH स्केल से ये पता किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। इससे ये पता किया जाता है। अगर किसी पदार्थ का pH आपके क्या होता है 0 से लेके 6 तक है तो वो क्या हो जाएगा आपका अम्लीय। अगर 7 से लेके 14 तक है तो क्षारीय, और किसी का 7 है तो वो कैसा हो जाएगा आपका उदासीन। तो अपन देखेंगे pH, वो अगली क्लास में देखेंगे।